देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब सीधे चलेंगे लाइव जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी ठीक है? ओके। मैं आप सभी को सूर्य के उत्तरायण होने की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो मैंने अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब शराब को विधि निषेधों का ठीक से पालन करवा सकते हैं और क्रमिक प्रतिबंध की ओर जा सकते हैं। वो भी इस सहमत थे। और आपको याद हो, मैं बल्लभ भवन में एक बार गई हूं, वो यही विषय था जिस जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था उसके लोगों का। से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज का जिम्मेवारी सरकार की होती है। सामने आए हैं जो मैं पेपर आपके बीच में बांट दूंगी कि कई राज्यों में वो फेल हो गया और कई राज्य उसको कायम रखे रहे। गुजरात है, बिहार है, कायम रखे रहे। कि लोगों ने कहा कि नशाबंदी के बाद में भी लोग पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। ये अंतर आ गया, क्योंकि अब शराब चोरी से पी रहे हैं। तो जो पहले शहंशाह थे अब वो चोर हो गए। छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचरण होता है। अधिकतर ये नशाखोर लोग जाती हैं। दुर्घटनाएं, एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी सरकार की जिम्मेवारी होती है और ये राजनीतिक और सामाजिक सोच के साथ होगा। इसमें राजनीतिक साहस चाहिए और सामाजिक चिंतन पर आस्था चाहिए। इसलिए मैंने जब कहा तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सरकार के दूसरे मंत्रियों के कोई बयान चल रहे हैं। मैं तो वो समाचार देखी जिसमें कमलनाथ जी और शिवराज जी का कोई बयान था, तो मैंने सोचा अब समय आ गया। मैं समय की प्रतीक्षा में थी कि जो शिवराज जी से बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाऊंगी। और शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। और इसलिए मुझे लगा कि आपके सहयोग से ही ये विमर्श का वातावरण बनेगा। ही समाज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती। महिलाओं का तो समर्थन ही नीतीश कुमार को इसलिए मिला, उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण नशाबंदी रही है, क्योंकि महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं। सज्जन लोग जो नहीं पीते हैं वो भी इससे परेशान होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा अपना विचार है, बाकी मुख्यमंत्रीगण स्वयं विचार करें इस पर, कि पहले शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है। वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को, चिंतक वर्गों को भी। लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं नीतीश की उसी बात को रिपीट करूंगी, नीतीश कुमार की, कि नशाबंदी में कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के लोग ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, तुम्हारे विधायक पीते पकड़े गए, लेकिन जो पीते हैं वो चोर ही कहलाते हैं।
शहंशाह नहीं रह जाते हैं फिर। नरोत्तम मिश्रा तो एक बहुत संस्कारशील वैभवशाली ब्राह्मण परिवार के हैं और मेरा उनका परिचय तो जब हम दोनों नरोत्तम मिश्रा तो एक बहुत संस्कारशील वैभवशाली ब्राह्मण परिवार के हैं और मेरा उनका परिचय तो जब हम दोनों बच्चे डबरा में थे, वो तो एक मंत्री के नाते अपना वक्तव्य दे, इसलिए उनके मंत्री सामाजिक समर्थन प्राप्त होने के बाद विचार करने का साहस लोग कर सकते हैं। उनमें शिवराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं। जब मैं मुख्यमंत्री थी तो हमने चुनाव में इसको एजेंडा में नहीं लिया था क्योंकि हम आंध्र पर नजर लगाए हुए थे। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू जी ने इसकी घोषणा की हुई थी और उसमें उनको सफल, तो ये तय हुआ था कि जब सरकार बना लेंगे तो हम पहले विमर्श करेंगे, वो फेज में लाएंगे इसको। तो मैं उनके नाम नहीं ले सकती उन अधिकारियों के, लेकिन आप समझ जाएंगे। और आपसे सकते हैं कहा आप पहले हंटर चलाइए। तो उसकी मध्य प्रदेश आदिवासियों का राज्य है। आदिवासी परंपरागत तरीके से ही कर रहे थे कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कोरोना ने वो सबक सिखा दिया कि कोरोना काल में जब तक शराब की दुकानें नहीं खुली, एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा कि शराब नहीं पीने से कोई मर गया हो, और उसके बाद पूरे टाइम उदाहरण मिल रहे हैं कि शराब के कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए महिलाओं की इज्जत, दुर्घटनाओं की कमी, स्वस्थ समाज की रचना, ये सरकारों की जिम्मेवारी है। और महिलाएं सुरक्षित रहें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में ये शुरुआत, एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो, ये मैं खुलेआम बोली हूं और इसमें बोलने के पीछे किसी को छोटा दिखाने का मन कहीं नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में है कि ये बात आगे बढ़े, इसमें आस्था है। आस्था के कारण मैंने कि स्वदेशी स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर हम जा रहे हैं। अब तो हम वो सारी चीजें बनाने की तैयारी कर रहे हैं भारत की धरती पर जो हमें बाहर से लेनी पड़ती थी। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है। नर्मदा जैसी नदी है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्वस्थ, बहुत अच्छे तरीके से गौ पालन नर्मदा के दोनों किनारों पर हो सकता है। मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति जो है, श्वेत क्रांति दूध की जो आनंद में हुई, वैसे ही यहाँ पर पूरे नर्मदा के किनारों पर दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि इसकी एशिया की सबसे अच्छी जमीन है नर्मदा के किनारे की। खास करके कुछ जिलों की जो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, होशंगाबाद से लेकर के लगभग शहडोल उमरिया तक जो जिले शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उस था, और मैं अब शिवराज जी से बैठ के बात करूंगी कि वो ड्राफ्ट निकाला वसूली
राजस्व की ज्यादा बढ़ गई होगी तो वो रास्ता निकाला जा सकता है, उससे कैसे हो जाए समाज पर। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ धन की उगाही और सड़कें और बिजली बनाना है? ठीक से क्या ये नहीं है? और दुकानें भी हम खुद ही खुलवाए। अब फिर मैं उसी बात को फिर रिपीट कर दूंगी कि ये घोर जीवन में रास्ते पकड़े वो छोड़े नहीं थे मंजिल तक पहुंचने तक। अयोध्या थी, तिरंगा था, परिणाम है कि आज सरकारें हैं, घुसपैठ के खिलाफ कानून बन चुकी हैं। जहां विधायक आज मंदिर आंदोलन का तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी समाज के मंदिर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं दान के माध्यम से। यहां भी मुझे सरकार बनाने की चुनौती दी गई थी तो वो भी कर लिया था। तो अगर ये रास्ता पकड़ा है तो मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए, इसलिए मैंने आपको एकदम इस भाव से बुलाया है कि सबका सहयोग चाहिए। तो कम से कम मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल स्टेट बन सकता है। और अभी कोई अभियान आप पूरे मध्य प्रदेश में ये ऐसे विषय होते हैं जिस जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि जैसे शिवराज जी का वक्तव्य आया ही कि हम दुकानें नहीं बढ़ाएंगे, एक अच्छी बात होगी। नरोत्तम जी ने भी यही कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनका आ गया था। हमारे यहाँ सरकार में इसको लेके कोई मतभेद है नहीं, इसलिए मुझे इस पर होना चाहिए। एक तो होता है अभियान और एक होता है आंदोलन। इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, अभियान की जरूरत है। अभियान जो होता है ना वो चिंतन के रूप में ज्यादा होता है, चिंतन और विमर्श के रूप में। आबकारी विभाग तैयारी में आबकारी आयुक्त ने पत्र लिखा है सभी कलेक्टरों को, उनने राय मांगी है कि कहाँ कहाँ जाना दुकानें खुल सकती है। एक ही जैसे सवाल है वैसे। आपने ये कहा ये मांग है कि विमर्श शराबबंदी की मांग कर रही है या विमर्श कर रही है? ये है आपने इच्छा है मांग ऐसा हो जाए। एक मिनट बहुत अच्छी बात कही, इसमें मैं आपका भी उत्तर दूंगी। माइक चलो ये क्या मेरी इच्छा है और मैंने कोई भी काम मांग से नहीं किया, संकल्प नहीं लिए, कभी के हाथ में जल लिया और छोड़ दिया टाइप का नहीं किया है। मेरे मन में हाँ सच में आस्था है, कन्विक्शन जिसको बोलते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ माई ओन वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराब की जा सकती। ले रहे हैं गुजरात में कोऑर्डिनेटर, ले रहे हैं गुजरात में कोऑर्डिनेटर नहीं है ना, मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ, तो आपको बुरा लग सकता है। सबसे पहले इसका जवाब हाँ एक वो दे दो कि आबकारी आयुक्त ने सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा है, आप मांग कर रही है शराबबंदी की। मैं मांग बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने अभी कहा आपको। कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं आज ही शिवराज जी को
मिलूंगी। आप हाँ, मुझे उत्तर देने का मौका दे दीजिए। दो बातें, सवाल तो बहुत सारे आए हैं, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, मैं भूल जाऊं तो। दो बातें मुझे लगी उसी समय स्टॉप, तो उसके रास्ते निकलेंगे, राजस्व के रास्ते। और जैसे मैं अपना बताती हूँ, उस समय मैंने कहा कि अच्छा जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के पोस्ट दूसरे राज्यों के, वो सब निकालेंगे। तो यहाँ टूरिज्म है, प्रहलाद पटेल ने बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है टूरिज्म के लिए। मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म की बहुत बड़ी मात्रा है, जो केरल और राजस्थान को पीछे। इसलिए राजस्व की वसूली क्षतिपूर्ति के तौर पर कैसे होगी, इसके लिए एक ग्रुप बनाया जा सकता है अधिकारियों का और मंत्री का, जो एक निर्णय करके दे सकते हैं कि कैसे होगी। दूसरा फेजिंग हो सकती है, राजस्व की वसूली हो सकती है। मैं यहाँ खुद दावा करती हूँ कि मैं 1-2 महीने के बाद आपके बीच में फिर प्रेस करके मैं बताऊंगी खुद ऐसे हो सकती है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। दूसरी बात आ गई कि आबकारी विभाग ने कलेक्टर बनाने की कोशिश में आपने कहा आदिवासी लोग शराब पीते हैं। हुआ ब्रांड की शराब सरकार बनाने की तैयारी में है। हाँ। खुद अभी तो बेचती थी, अब बना के भी बेचेगी। क्या है आत्मनिर्भर भारत है? अब मैं इनका भी सुनो तो दोनों को कहा। आपने अभी आखिरी में कहा कि जब आप किसी लक्ष्य चलती हैं, चाहे आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर दिया। अब लक्ष्य सच्ची में तो आप चाहे अयोध्या है, हाँ, वो संकल्प टाइप का नहीं होता, लक्ष्य वैसा था। जैसे में राम मंदिर हो, बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार हो, ऐसा है, आप सबका भी मनोभाव यही है, समाज का ही मनोभाव है। तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत, समाज का ही मनोभाव ये है। तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत नहीं, ऐसा नहीं है। खाली उसको उस मनोभाव के प्रति अवेयर कराना होता है कि कोई ऐसा मनोभाव है। दूसरा, उनके मन में जो आशंका और भय होते हैं, जैसे राजस्व की क्षति, उसका समाधान निकालना होता है। अब जो महुआ की ब्रांडिंग की बात आई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मैं इसको बोल नहीं सकती हूँ। मैं तो स्वाभाविक भाव से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग हैं, और इसलिए जब मैंने पॉलिसी बनाने की बात कही थी तो उस समय पर ये पक्ष भी सामने आया था कि इसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, उसका प्रकार क्या हो सकता है, और सामान्य जन जो सड़कों पर चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उन पर कैसे लगाया जा सकता है, वो मैं बात कह रही हूँ। तो इससे पर जब विचार विमर्श चलेगा तो आपका ये जो पक्ष है, जो सवाल आपने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बात आई। दीदी, आपका अगला जो लक्ष्य है शराबबंदी रहेगा क्या मध्य प्रदेश में? अगला जो लक्ष्य है वो शराबबंदी रहेगा मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है शराब। उत्तर प्रदेश में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं, राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। ये जहरीली शराब से मृत्यु और शराबी लोगों के द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में किए जाने वाले दुराचरण, और सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं, जो कैजुअलिटीज आ रही है अभी एम्स में, उसमें लगभग 15% सड़क दुर्घटनाओं की है। जो दुर्घटना मतलब जो लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में, वो 15% हो गया है दुर्घटनाओं का, और दुर्घटनाओं के 15% में 99+% शराब कारण है। इसलिए ऐसे इसमें सामाजिक जीवन की रक्षा का जो सवाल आएगा तो वो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होगा। मैं तो शिवराज जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगी जी हैं, संत हैं। मैंने जब उनसे फोन पर बात की तो मैंने उनको यही कहा कि देखो महाराज, कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन में ये खुल गया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा कि मैंने शराब नहीं इसलिए मर गया।
जबकि कोरोना से लोग मरे, अन्य कारणों से लोग मरे, तो मैंने कहा देखिए एक अवसर हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा कम से कम ऐसी शुरुआत कर दीजिए कि सार्वजनिक स्थान, मंदिर, स्कूल, महिलाएं जहां इकट्ठी होती हूँ, वहां जो दुकानें पहले खुली हुई थी वो मत खोलिएगा। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और लगभग वैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही ये बानी है, ये बात एक सार्वजनिक है। मध्य प्रदेश में आसानी है, शिवराज जी के मुख्यमंत्री होना एक कारण है, और प्लस मध्य प्रदेश में मेरा सबसे परिचय होना एक कारण, और कोई कारण नहीं। सरकार माफियाओं के दबाव में है क्या? अब दो सवाल हैं। राजस्व के लिए मेरे को कोई, मैं तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब बहुत दिमाग पे डाल, क्योंकि बजट तो मैंने बांटे हैं ना, मेरा 1.5 लाख करोड़ का बजट था वाटर रिसोर्स का, तो बजट का आवंटन तो मैं ही करती थी। इसके पहले मैं कोयला और खदान की मंत्री थी, जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री थी अटल जी के साथ, तो भी बजट बांटती थी। यहाँ जब मुख्यमंत्री बनी तो भी मैं बजट बांटती थी। तो इसलिए बजट बांटना तो मुझे आता है, और अभी गंजी के समय में मुझे ये भी आया कि और कहाँ से इनकम हो सकती है CSR फंड से, और कैसे, जिसमें कि हमें सरकार से कम लेना पड़े, तो इसलिए उतना ही आता है। बाकी बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं मध्य प्रदेश में, तो बहुत अच्छे इसकी समझ रखने वाले लोग हैं। हाँ, उनके साथ बैठूंगी, बात करूंगी। और शिवराज जी स्वयं, आपको ऐसा लगता होगा कि वो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति है, नहीं, वो आर्थिक सोच रखने वाले व्यक्ति भी हैं। उनने घोर संकट के काल में निकाला है साहब। आप कमलनाथ जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और शिवराज लगातार चुनाव जीतते गए। उस समय पर भी राज्य की विकास की कोई धारा नहीं रुक पाई थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकता था, और केंद्र सरकार से राशि ले लेते थे वो। तो इसलिए इसके लिए सिर्फ एक गृहिणी के जैसी चिंता जरूरी होती है कि इतना पैसा आ रहा है तो घर कैसे चलाना और बचाना कैसे, इतनी चिंता। आपने कल शराबबंदी एक बात आई थी, वो तो क्या थी? माफियाओं के दबाव में क्या सरकार है क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ पर माफिया बहुत सारे हैं। एक सेंध माफिया है, भारत की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में। और हमें वो पूरे में शराबबंदी की बात मैंने पूरे देश के ही बारे में कही है, जो भी मैं, हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करने कह रही हूँ। लेकिन एक शराब माफिया है, क्या बोलते हैं, रेत माफिया है, खनन माफिया जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन माफिया है, और एक पावर माफिया और हुआ, पावर जनरेशन वाला, जो इतने जल्दी पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लियरेंस लेने में माहिर होते हैं, और वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो उसका विरोध करे वो विकास के विरोधी कहलाने लग जाते हैं। ये मैंने पावर माफिया का मैंने सामना किया है ना, क्योंकि गंगा जी पर जो उत्तराखंड में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट थे, उसमें 40,000 करोड़ का निवेश था 72 पावर प्रोजेक्ट में। और मेरा ये कहना था कि गंगा की जो मुख्य ट्रीज हैं उनका प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, नई डिजाइन होनी चाहिए कि उसमें से एक धारा बिना आरोप के निकलती रहे, तो उनको रीडिजाइन करना था, उसमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। उत्तराखंड में मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू करवा दिया गया कि हमें उत्तराखंड का विकास हो गई हूं। तब मैंने लिखित में ड्राफ्ट बता के दिया कि उत्तराखंड की 12% की क्षति है पावर जनरेशन की, वो हम नेशनल ग्रिड से दिलवाएंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी। आप ये बताइए कि भाजपा शासित दीदी, आपने एक सवाल जो आया है, दीदी आपने कल शराबबंदी की बात की, तो एक मुझे मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ ना, मेरे को अभी एक सेंटेंस बोलना है, आखिरी में बोलना है। शराब माफिया, खनन माफिया, इलेक्शन माफिया और